कॉकरोच जनता पार्टी का उदय और पतन। चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम हाल ही के राजनीतिक परिदृश्य में सामने आए सबसे अजीब और विस्फोटक डिजिटल घटनाक्रमों में से एक को गहराई से समझते हैं। एक ऐसा आंदोलन जिसने अचानक ही इंटरनेट की दुनिया से निकलकर सत्ता के गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक साधारण सा इंटरनेट मीम जो एक कॉकरोच पर बना था, वो इतना विशाल आंदोलन कैसे बन गया कि उसे कुचलने के लिए एक भारी भरकम क्रैकडाउन की जरूरत पड़ गई। ये कहानी सिर्फ एक जोक की नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही व्यवस्थागत हताशा के एक ज्वालामुखी की है, जिसके फटने से ये पूरा डिजिटल भूचाल आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉकरोच पार्टी के जन्म की। इस पूरी घटना की शुरुआत बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से 15 मई 2026 को हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, जहां मुख्य न्यायाधीश ने फर्जी डिग्री धारकों के संदर्भ में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। संदर्भ भले ही अलग था, लेकिन देश के लाखों बेरोजगार युवाओं को लगा कि उनके संघर्षों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसका असर ये हुआ कि अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत नाम के एक 30 वर्षीय पीआर छात्र ने एक्स पर एक गूगल फॉर्म डाल दिया और देखते ही देखते ये फॉर्म रातों रात वायरल हो गया। युवाओं का गुस्सा एक त्वरित डिजिटल विद्रोह में बदल गया और कुछ ही घंटों के भीतर हजारों हताश युवाओं ने इस नई व्यंग्यात्मक पार्टी से जुड़ने के लिए लाइन लगा दी। इस पार्टी का हिस्सा बनने की जो शर्तें रखी गईं, वे अपने आप में मास्टर स्ट्रोक थीं। पहली शर्त थी घोर बेरोजगार होना, मतलब डिग्रियों और रिज्यूमे का अंबार हो लेकिन नौकरी बिल्कुल ना हो। दूसरी शर्त परम आलस्य, यानी अपने बिस्तर से हिले बिना ही देश की व्यवस्था को बदलने का जज्बा। तीसरी शर्त थी ऑनलाइन जीवी होना, जो दिन रात मोबाइल से चिपके रहें और कमेंट सेक्शन में बहस करते रहें। और सबसे खास मास्टर मीम मेकर होना, यानी अपने गुस्से को तीखे व्यंग्य और मीम के जरिए सिस्टम पर दागना। इन अजीबोगरीब योग्यताओं ने व्यवस्था की तरफ से मिले तानों को एक तरह से सम्मान के बैज में बदल दिया। यहाँ से ये आंदोलन अपने दूसरे चरण में पहुंचता है, जहां मीम्स एक मारक राजनीतिक हथियार बन गए। ये सिर्फ खुद का मजाक उड़ाने तक सीमित नहीं रहा, इन्होंने एक बहुत ही सटीक घोषणा पत्र तैयार किया। अब इसे देखकर लग सकता है कि ये सिर्फ कॉमेडी है, लेकिन इसके पीछे बेहद गंभीर मांगें थीं। जैसे रिटायरमेंट के बाद नेताओं की डबल पेंशन बंद करने की मांग, जो असल में आर्थिक निष्पक्षता की गहरी पुकार थी। मशीन से वोट गायब होने पर नेताओं से जवाब मांगने की शर्त, चुनाव में पारदर्शिता का सीधा आह्वान थी। 33% की बहस खत्म कर महिलाओं के लिए सीधा 50% हिस्सेदारी मांगना भी इसी का हिस्सा था। हंसी मजाक के आवरण में लिपटी ये मांगे असल में व्यवस्था की उन कमियों को उजागर कर रही थीं, जिनसे आम नागरिक रोज जूझता है। इस पूरी रणनीति के पीछे का दिमाग कोई साधारण नहीं था। पार्टी की शुरुआत करने वाले अभिजीत बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके पास साल 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम करने का पेशेवर अनुभव था। वहां उन्होंने मीम आधारित राजनीतिक कैंपेन चलाने में महारत हासिल की थी। इसीलिए कॉकरोच पार्टी की डिजिटल रणनीति इतनी सधी हुई थी। पारंपरिक पोस्टरों और रैलियों की जगह इंटरनेट मीम्स ने ले ली थी, जो पलक झपकते ही लाखों लोगों तक पहुंच रहे थे। लेकिन जब यह व्यंग्य सत्ता के गलियारों तक पहुंचा, तो एक तीव्र डिजिटल क्रैकडाउन शुरू हुआ। इसकी पहुंच के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर इसकी रीच 2 करोड़ यानी 20 मिलियन तक पहुंच गई। बिना किसी बड़े बजट या कॉरपोरेट पीआर मशीनरी के इतने विशाल स्तर का जुड़ाव कृत्रिम रूप से पैदा करना लगभग नामुमकिन है। ये साफ तौर पर जमीनी स्तर से उठ रहा एक तूफान था, जिसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल हो चुका था। और मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। लगभग 10 लाख लोगों ने सक्रिय रूप से कदम उठाते हुए आंदोलन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद को औपचारिक रूप से रजिस्टर किया। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि लोग सिर्फ पैसिव दर्शक नहीं बने रहना चाहते थे। इसके बाद जो हुआ, उसने वाकई व्यवस्था में खतरे की घंटी बजा दी। 6 लाख उपयोगकर्ताओं ने एक ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें परीक्षा के पेपर लीक होने के मुद्दे पर सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। अब ये एक इंटरनेट मीम से कहीं आगे बढ़कर एक सीधा राजनीतिक खतरा बन चुका था। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए व्यवस्था की प्रतिक्रिया भी बेहद तेज और निर्णायक आई। आंदोलन को जड़ से मिटाने के लिए एक 3 चरणीय क्रैकडाउन लागू किया गया। पहले उनके एक्स यानी ट्विटर अकाउंट को विदहेल्ड किया गया।
फिर लाखों फॉलोअर्स वाले उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को अचानक हैक करके प्रतिबंधित कर दिया गया और अंत में उनकी आधिकारिक वेबसाइट को देश भर में ब्लॉक करके हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया गया। इन घटनाओं के बाद हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग नैरेटिव आते हैं। सरकार का नजरिया ये था कि ये एक सुनियोजित इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है जिसे बाहरी ताकतों द्वारा फंड किया गया है और इसे बॉट्स चला रहे हैं। कई नेताओं ने यह दावा भी किया कि 49% फॉलोअर्स सीधे पाकिस्तान से थे। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट चेकर्स और आंदोलनकारियों का दृढ़ता से यह कहना है कि यह जनरेशन जेड की एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रतिक्रिया है जो भयंकर बेरोजगारी और लगातार होते पेपर लीक जैसी विफलताओं के खिलाफ स्वाभाविक हताशा से पैदा हुई है। इस सब के बाद सवाल उठता है कि इस आंदोलन का भविष्य क्या है। मुख्य प्लेटफॉर्म्स के खामोश होने के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों ने अपनी रणनीति बदल ली। उनका नया मंत्र बेहद आक्रामक है। इतने सारे विकेंद्रीकृत अकाउंट बनाएं कि सिस्टम उन्हें डिलीट करते करते ही थक जाए। विश्लेषकों का मानना है कि जिंदा रहने के लिए आंदोलन को अब एक केंद्रीकृत ढांचे से निकलकर विकेंद्रीकृत मॉडल अपनाना ही होगा और मथुरा या कोल्हापुर जैसे शहरों में इसके स्थानीय धड़ों का पनपना इसी का उदाहरण है। पाबंदियों को मात देने के लिए जनरेशन जी ने नेक्स्ट लेवल की रणनीतियां अपनाई हैं। अब वे AI टूल्स का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय मुद्दों पर भाषण बना रहे हैं। साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया के पक्षपात को उजागर करने के लिए व्यंग्यात्मक कॉकरोच टीवी भी चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये विरोध अब सिर्फ डिजिटल नहीं रहा। युवा सड़कों पर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और दीवारों पर ग्राफिटी, स्टिकर्स, यहाँ तक कि कॉकरोच के टैटू भी विरोध का एक नया जमीनी प्रतीक बन गए हैं। हालांकि राजनीतिक आलोचकों का एक अलग ही नजरिया है। उनका तर्क है कि जब सिस्टम में खेल पहले से ही फिक्स है तो केवल ऑनलाइन शिकायत करने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। उनके अनुसार इस युवा ऊर्जा को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कांग्रेस या अन्य स्थापित विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस हताशा को एक ठोस राजनीतिक दबाव में बदला जा सके। अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या मीम्स और व्यंग्य के सहारे एक हताश पीढ़ी वाकई किसी स्थापित व्यवस्था को जवाबदेह बना सकती है? क्या महज एक इंटरनेट जोक जमीनी स्तर पर वास्तविक नागरिक बदलाव ला सकता है? इसका अंतिम परिणाम जो भी हो, एक बात तो तय है, विरोध दर्ज करने का ये डिजिटल तरीका राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है।